तो चलिए आज हम लोग कक्षा 8 पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का हम लोग एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे और पूरा अध्याय से यानी कि जितना भी आपका चैप्टर है सभी अध्याय से प्रश्न लिए गए हैं, ठीक ना। यानी कि फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रश्न तैयार किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ बच्चों। पहला प्रश्न आपका है कि संविधान को देश का सर्वोच्च दस्तावेज क्यों कहा जाता है, ठीक ना। आखिर संविधान को देश का सबसे सर्वोच्च दस्तावेज कहने का क्या तात्पर्य? क्या यह नागरिक को अधिकार तय करता है या फिर यह सरकार बदलता है, यह नक्शा बनाता है या फिर यह नेता चुनता है? तो देश का संविधान जो है वो नागरिकों के अधिकार को तय करता है, ठीक ना, कि किस नागरिक के पास कितना अधिकार। हम लोग जैसे मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ये सभी चीज़ों के बारे में पढ़े होंगे। तो ये सभी चीज़ें हमको कौन देता है? हमारा संविधान, ठीक ना। ये कौन तय करता है? हमारा संविधान तय करता है, ठीक ना, कि हमारे साथ कोई शोषण नहीं कर सकता है, ठीक ना। हम भी इस देश के सभी संसाधनों में मेरा भी उतना ही हक है जितना किसी अन्य व्यक्ति का, ठीक ना। हमको उससे कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रख सकता है। फिर अगला प्रश्न है बच्चों कि संविधान का प्रस्तावना हमें क्या दर्शाता है? जैसे तुम लोग रोज स्कूल में जाके करते हो ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ऐसे बोलते हो, तो वही क्या है संविधान का प्रस्तावना। तो यह प्रस्तावना क्या दर्शाती है? क्या यह राजनीतिक दल को दर्शाती है या फिर चुनाव का परिणाम दर्शाती है, देश का आदर्श या फिर राष्ट्रीय प्रतीक दर्शाती है? तो संविधान का प्रस्तावना क्या चीज़ को देश की आदर्श को दर्शाती है, ठीक ना। देखिए राजनीतिक दल तो चुनावी पार्टी हो गया, चुनाव परिणाम यानी कि इलेक्शन होने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? चुनावी परिणाम। इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि संविधान लागू हुआ था, ठीक है। संविधान भारत में कब लागू हुआ था? तो देखिए 15 अगस्त 1947 ईस्वी को देश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। और देश का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक ना। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और संविधान बन के तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर को, ठीक ना। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बन करके तैयार हुआ था, ठीक ना। लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। और इसी दिन को हम लोग हर एक साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक ना। इस दिन हम लोग झंडा फहराते हैं। चलिए फिर अगला प्रश्न है कि संविधान किसे सीमित करता है, ठीक है। आखिर लोगों में क्या सीमित करता है संविधान? क्या यहाँ के व्यापारियों को, जनता को, छात्रों को या फिर सरकार की शक्ति को? तो संविधान किस चीज़ को सीमित करता है? तो सरकार की शक्तियों को सीमित करता है, ठीक ना, कि सरकार अपना मनमानी नहीं कर सकती है। वो सरकार जो भी काम करेगी वो किसके लिए करेगी? जनता के लिए करेगी, ठीक ना। वो सरकार एक बार बन जाने के बाद कई बार राजनेता क्या करते हैं, जैसे पहले राजतंत्र होता था तो राजतंत्र में क्या करता था? राजा अपनी मनमानी से सरकार चलाते थे, ठीक ना। मतलब जिसको चाहे उसको मार दिए, जिसको चाहे उसको जेल में डाल दिए। लेकिन यहाँ पे सरकार ऐसी काम नहीं कर सकती है, ठीक ना। सरकार की शक्तियों को यह क्या कर देता है? संविधान सीमित कर देता है, ठीक है बच्चों। अरे हाँ ना बोल दो जाओ तब ना। फिर अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार किसके लिए होते हैं, ठीक ना। मौलिक अधिकार आखिर ये जो बना है, हम लोग 6 मौलिक अधिकार के विषय में पढ़ते हैं, तो ये मौलिक अधिकार किसके लिए होते हैं? क्या ये विदेशी नागरिकों के लिए, सैनिकों के लिए, केवल नेताओं के लिए या फिर नागरिकों के लिए? तो ये मौलिक अधिकार किसके लिए तैयार किया गया है? हम सभी नागरिकों के लिए, ठीक ना, कि हर व्यक्ति के पास कुछ मौलिक अधिकार हैं, उनका कोई भी हनन नहीं कर सकता। अगर हमारे मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके उसके खिलाफ केस दायर कर सकते हैं, ठीक ना। आप जिला कोर्ट में भी जा सकते हैं, जो आपका हाई कोर्ट है वहाँ भी जा सकते हैं, और चाहे तो आप डायरेक्ट कहाँ पे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट, ठीक ना। हम लोग का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है, ठीक ना, नई दिल्ली में, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों कि संविधान किस प्रकार का देश बनाना चाहता है, ठीक ना। आखिर संविधान के थ्रू से किस प्रकार का देश, सामंती, राजशाही, लोकतांत्रिक या फिर सैन्य शासन? तो संविधान के द्वारा किस प्रकार के देश बनता है? तो लोकतांत्रिक देश, ठीक ना। किस प्रकार का देश? लोकतांत्रिक देश। लोकतांत्रिक का मतलब होगा कि जहाँ पे लोगों का तंत्र, लोग मतलब जनता, और तंत्र का मतलब शासन व्यवस्था, नियम, ठीक ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक देश, जहाँ पे जनता का शासन रहे, ठीक ना। यहाँ पे शासन किसका है? जनता का। जनता जिसको चुनेगी वही क्या आएगी? सरकार में आएगी, और जनता जब चाहे तब उसको सरकार से क्या कर सकती है? हटा सकते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे कौन है? जनता है। लेकिन यहाँ पे झारखंड का अगर देखो तो झारखंड में हड़ियादारों में सब पागल है, और जिसके कारण जनता को अपनी शक्ति का एहसास ही नहीं कि हमारे पास क्या
शक्ति है, क्या क्षमता, ये चीज़ हम लोग को पता ही नहीं है, इसलिए सरकार हमसे क्या कर रही है, लूट रही है कि नहीं। फिर अगला प्रश्न है बच्चों कि संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, ठीक ना, सेना के द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, राजा द्वारा या फिर जनता द्वारा। तो संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं बच्चों, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, ठीक ना, किसके द्वारा चुने जाता है, विधानसभा के द्वारा, ठीक ना। जो हम लोग विधायक जो चुन के भेजते हैं ना, यही विधायक लोग क्या करते हैं, संविधान सभा के सदस्य का चुनाव करते हैं, ठीक ना। इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। देखो हम लोग विधायक को कौन चुनता है, जनता चुनती है, ठीक ना, लेकिन संविधान सभा के सदस्यों को कौन चुनता है, प्रांतीय विधानसभा के द्वारा उसका चुनाव किया जाता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है बच्चों कि संविधान लिखने में कुल कितना समय लगा था, ठीक ना। संविधान को लिखने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, ठीक ना। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था भारत का संविधान को लिखने में, और ये 26 नवंबर को बनके तैयार हो गया था। फिर अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का मुख्य मूल्य आखिर क्या है, तानाशाही, धार्मिक शासन, लोकतंत्र या फिर असमानता। तो भारतीय संविधान का मुख्य मूल्य क्या है बच्चों, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, ठीक ना। क्या इसका मूल सिद्धांत है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भारत में कायम रहे, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है बच्चों कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ आखिर क्या है, ठीक ना। क्या धार्मिक कर लगाना, सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टि, धार्मिक युद्ध या फिर केवल एक धर्म को मानना। तो देखिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टि, यानी कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को मान सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, आप कोई भी धर्म में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक ना। यानी कि सभी धर्मों को, सरकार की नज़र में सभी धर्म क्या है, एक समान है, सरकार किसी भी एक धर्म का पक्ष नहीं ले सकती है। फिर ये बच्चों की निम्न में से न्याय का प्रकार आखिर कौन नहीं है, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय या फिर सैन्य न्याय। तो निम्न में से न्याय का प्रकार कौन नहीं है बच्चों, सैन्य न्याय, ठीक ना। यानी कि देखिए किसी पर भी सेना ले जाके किसी को आप मार पीट नहीं सकते, मार पीट सकते हैं क्या, या सैनिक ला किसी को डरा धमका आप नहीं सकते, इसलिए यह नहीं हो सकता है, ठीक ना। कौन नहीं है, तो सैन्य न्याय नहीं है। फिर स्वतंत्रता अधिकार किससे संबंधित है, परीक्षा, रोजगार कार्ड, अभिव्यक्ति या फिर आयकर। तो स्वतंत्रता का अधिकार किससे संबंधित है बच्चों, यहाँ अभिव्यक्ति की, ठीक ना। हर व्यक्ति को अपने आज़ादी है, अपना छूट है, कुछ भी वो बोल सकता है, कुछ भी काम कर सकता है, कहीं पर भी वो रह सकता है, ठीक ना। इस चीज़ की हर एक व्यक्ति को क्या है, छूट है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक ना। यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब हो गया कि अभिव्यक्ति का, ठीक। फिर अगला प्रश्न है बच्चों कि प्रस्तावना में गौरव शब्द किससे जुड़ा हुआ है, मानव पर गरिमा, कर प्रणाली, बाजार या फिर राष्ट्रीय ध्वज से। तो प्रस्तावना में गौरव शब्द किसका क्या जुड़ा हुआ है, गौरव शब्द का मानव की गरिमा, ठीक ना। यानी कि हर व्यक्ति का सम्मान अधिकार, हर व्यक्ति का समान महत्व है, किसी को ऐसा नहीं किसी का ज़्यादा महत्व है, किसी का कम, किसी को हम छुआछूत के या फिर किसी को दलित, किसी को चमार घासी ऐसा कहा कि हम किसी को कम नीचे का दर्जा नहीं दे सकते, ठीक ना। तो उसी को कहते हैं व्यक्ति की गरिमा। फिर अगला प्रश्न है कि समानता का अर्थ आखिर क्या है, सभी को समान वेतन, केवल धनी लोगों को अधिकार, कानून के सामने सभी बराबर या फिर किसी को भी अधिकार न देना। तो समानता का मतलब क्या है कि कानून के सामने सभी की बराबरी है, ठीक नहीं, कानून के नज़र में सब क्या है, बराबर है, कोई ऊंच नीच, कोई बड़ा छोटा नहीं है। फिर अवसर समानता किस मूल्य से मिलती है, स्वतंत्रता, न्याय, भ्रातृत्व या फिर समानता। तो अवसर की समानता किससे मिलती है बच्चों, समानता से, ठीक ना। किससे मिलती है, समानता से। चलिए, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत आखिर क्या है, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत, सेना सर्वोच्च, राजा सर्वोच्च, जनता सर्वोच्च या फिर धन से शासन। तो लोकतंत्र का मतलब क्या है कि लोकतंत्र का मतलब है जनता सबसे ऊपर है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री, कोई भी नेता हो वो हमारा क्या है, नौकर है, वो हमारा क्या है, नौकर है, हम उसको बनाए, हम उसको पेमेंट करते हैं, ठीक ना। हमें लोग ना, जो आप जो नमक खरीद रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं, हल्दी मसाला, बिस्कुट, सोन पापड़ी, कुछ भी आप खरीद के खा रहे हैं, तो उसमें आप क्या दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, क्या देते हैं, टैक्स देते हैं, और वही टैक्स से उसको क्या मिलता है, वेतन मिलता है। तो पैसा उसको कौन दे रहा है,
हम दे रहे हैं, तो हम उसका क्या हुए, मालिक, और वो हमारा क्या हुआ, नौकर। वो हमारा क्या हुआ, नौकर हुआ, और हम उसके मालिक हुए। तो इसलिए जनता क्या है, सबसे सर्वोच्च है। ठीक ना, सबसे सर्वोच्च कौन है, जनता है। भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है, ठीक ना, सैन्य शासन, संसदीय शासन, राष्ट्रपति शासन या फिर राजशाही शासन। तो भारत में कौन सा शासन है बच्चों, संसदीय शासन। ठीक ना, भारत में कौन सा शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन। फिर संसद का मुख्य कार्य क्या है, टैक्स वसूलना, सड़क बनाना, कानून बनाना या फिर चुनाव करवाना। तो संसद का मुख्य कार्य क्या बच्चों, कानून बनाना। ठीक ना, संसद क्या काम करती है, तो संसद कानून बनाने का काम करती है। ठीक ना, कानून बनाती है। फिर मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। तो मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है बच्चों, प्रधानमंत्री। ठीक ना, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का क्या होता है, नेता होता है। ठीक ना, वही लीडर होता है। तो मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। संसद के 2 सदन कौन कौन से, विधानसभा, नगरपालिका, राज्यसभा, लोकसभा, लोकसभा और हाई कोर्ट या फिर विधानसभा, पंचायत। तो संसद के 2 सदन कौन कौन है बच्चों, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक ना, कौन कौन है, राज्यसभा और लोकसभा। वेरी गुड। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि सरकार किसके प्रति उत्तरदायी है, सेना के प्रति, राष्ट्रपति भवन, संसद या फिर जनता। तो सरकार किसके प्रति उत्तरदायी है बच्चों, संसद के प्रति। ठीक ना, और सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं जनता के वोट से, राष्ट्रपति की नियुक्ति से, नीलामी से या फिर लॉटरी से। तो लोकसभा के सदस्य किसके माध्यम से चुने जाते हैं, जनता के वोट से। ठीक ना, जनता का वोट। हम लोग लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं ना, विधायक और सांसद का हम लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं। जो भी 18 साल से अधिक उम्र के हैं, यानी कि आपके मम्मी पापा, दीदी, भैया, ये लोग क्या देते हैं, वोट देते हैं। ठीक ना, तो यही लोग वोट देके किसका चुनाव करते हैं, लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। फिर मुखिया हो गया, वार्ड हो गया, जिला परिषद, पंचायत सेवक, इसका भी हम लोग क्या करते हैं, चुनाव करते हैं कि नहीं। तो लोकसभा के सदस्य को कौन चुनता है, जनता चुनती है। फिर अगला प्रश्न है कि राज्यसभा अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है, 1 वर्ष का सदन है या फिर राज्यपाल इसको चलाते हैं। तो राज्यसभा क्या है बच्चों, राज्यसभा अस्थाई सदन है। राज्यसभा क्या है, अस्थाई सदन है। ठीक ना, यानी कि इसको कोई हटा नहीं सकता है। तो राज्यसभा क्या है, एक अस्थाई सदन है। फिर अगला प्रश्न है कि अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लगाया जाता है। ठीक ना, जैसे कोई प्रस्ताव पारित किया गया, फिर उसको अगर हटाना रहे तो उसको हम लोग कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव आखिर किसके लिए लागू होता है, पुलिस विभाग, सरकार, राष्ट्रपति या फिर न्यायालय। तो अविश्वास प्रस्ताव किसके प्रति लागू किया जाता है बच्चों, सरकार के प्रति। ठीक ना, किसके प्रति लागू किया जाता है, सरकार के प्रति। जैसे विधायक लोग कहता है कि नहीं, अब हमको क्या है कि इसका हम विरोध करते हैं, इसका हम जैसे मान लो झारखंड में अभी हेमंत सोरेन का सरकार है। ठीक ना, तो जितना भी विधायक लोग है, टोटल 81 विधायक है। झारखंड में कितना विधायक का संख्या है, 81 है। तो उसमें से 40+ विधायक जिसका भी समर्थन करेगी उसी का क्या बनेगा, सरकार बनेगा। अगर अविश्वास प्रस्ताव अगर सभी विधायक अगर लेकर आते कि नहीं, हम लोग क्या करते हैं कि हेमंत सोरेन को पसंद नहीं करते, हम लोग किसी और नेता का प्रति वो लोग प्रस्ताव लेके आता है, तो हेमंत सोरेन का सरकार क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक ना, तो उसी को कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। फिर प्रश्न है कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है, कर वसूली, कानून बनाना, कानून की व्याख्या और न्याय देना या फिर कानून लागू करना। तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है बच्चों, कानून की व्यवस्था और न्याय देना। ठीक ना। फिर अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय आखिर कहाँ पर स्थित है, पटना, चेन्नई, दिल्ली या फिर मुंबई में। तो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है बच्चों, दिल्ली में। ठीक ना, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में है। फिर न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों है, प्रचार के लिए, चुनाव जीतने के लिए, निष्पक्ष न्याय के लिए या फिर ताकत बढ़ाने के लिए। तो न्यायपालिका किस चीज़ के लिए स्वतंत्र है बच्चों, निष्पक्ष न्याय देने के लिए। ठीक ना, उस पर कोई भी दबाव
नहीं डाल सकता है। फिर प्रश्न है कि न्यायपालिका किसके अधिकारों की आखिर रक्षा करती है? पुलिस की, सभी नागरिकों, केवल विद्यार्थियों की या फिर केवल नेताओं की? तो न्यायपालिका सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। ठीक है। फिर प्रश्न है कि उच्च न्यायालय किस स्तर का है? राष्ट्रीय, पंचायत, जिला या फिर राज्य? तो उच्च न्यायालय किस स्तर का न्यायालय है? तो राज्य स्तर का। ठीक ना। चलिए, निम्न में से न्यायपालिका का अंग आखिर इसमें से कौन है? जिला न्यायालय, विद्यालय, पंचायत या फिर ब्लॉक कार्यालय? तो न्यायपालिका का कौन है? जिला न्यायालय। ठीक ना। चलिए, PIL का पूरा रूप क्या है? ठीक ना। पुलिस इन्वेस्टिगेशन लॉ या फिर प्राइवेट इनकम लिस्ट, पब्लिक इंटरनल लॉ या फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? ठीक ना। तो PIL का पूरा रूप क्या है बच्चों? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक ना। हम लोग जैसे PIL दाखिल कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो कोई भी अगर जैसे कुछ अगर हमारे खिलाफ अगर कोई नियम आता है या फिर कोई हमारे खिलाफ कोई केस करता है, ठीक ना, और डिग्री हो गया, तो हम उसके विरोध में क्या कर सकते हैं? PIL कर सकते हैं ना, कोर्ट में। फिर अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश। ठीक ना। कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश। पूरा देश का अगर प्रमुख बात किया जाए तो राष्ट्रपति है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का पूछा है तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? मुख्य न्यायाधीश। चलो, सामाजिक न्याय का उद्देश्य क्या है? समान अवसर देना, युद्ध करना, कर कम करना या फिर समानता को बढ़ाना? तो सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? समान अवसर देना। ठीक है ना। सभी को एक समान का अवसर देना। आरक्षण किससे संबंधित है? खेल, सामाजिक न्याय, उद्योग या फिर पर्यावरण? तो आरक्षण किससे संबंधित है बच्चों? सामाजिक न्याय से। ठीक ना। चलिए, सामाजिक न्याय किसे कम करना चाहता है? स्कूल, धन, भेदभाव या फिर सड़कें? तो किसको कम करना चाहता है? भेदभाव को कम करना चाहता है। ठीक। चलिए, अनुसूचित जाति जनजाति सुविधा किसे मिलती है? पिछड़े वर्ग को, सरकारी अफसर को, व्यापारियों को या फिर विदेशी नागरिकों को? तो अनुसूचित जाति जनजाति सुविधा किसको मिलती है? पिछड़े वर्ग के को। ठीक ना। पिछड़े वर्ग के लोगों को। फिर अगला प्रश्न है कि जाति भेदभाव आखिर किसका उदाहरण है? मौसम बदलना, सामाजिक समस्या, वैज्ञानिक या फिर खेल प्रतियोगिता? तो यह किससे है? सामाजिक समस्या से। मानव गरिमा संबंधित है? उद्योग, सम्मान और अधिकार, आय या फिर खेल? तो मानव गरिमा किससे संबंधित है? सम्मान और अधिकार से। वेरी गुड। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, समान अवसर बढ़ते हैं शिक्षा से, रिश्वत से, जाति भेदभाव से या फिर असमान वेतन से? तो समान अवसर किसके कारण से बढ़ता है? शिक्षा से। ठीक ना। समान अवसर किससे बढ़ता है बच्चों? शिक्षा से। ठीक ना। जब शिक्षित रहेगा सभी, इसीलिए हर जगह पे क्या होता है? एग्जाम लिया जाता है ताकि सबको एक समान अवसर मिल सके। फिर प्रश्न है कि सामाजिक न्याय किस पर जोर देता है? सेना, बाजार, कमजोर वर्ग या फिर समृद्ध वर्ग? तो सामाजिक न्याय किधर जोर देता है? कमजोर वर्ग के उत्थान में। ठीक ना। सरकार अर्थव्यवस्था में क्या करती है? खेल आयोजन, विकास और नियंत्रण, मनोरंजन या फिर केवल व्यापार? तो विकास और नियंत्रण का काम करती है। ठीक ना। चलिए, सरकार धन कहाँ से प्राप्त करती है? लॉटरी, फिल्मों से, सार्वजनिक कर या फिर विदेशी यात्रा से? तो सरकार कहाँ से टैक्स कलेक्ट करती है बच्चों? सार्वजनिक कर से। ठीक ना। हम लोग जो भी खरीदारी करते हैं उसमें क्या लगा देती है? टैक्स लगाती है। ठीक ना। चलिए, फिर सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये किसकी है? सरकार की है। ठीक ना। किसकी जिम्मा है बच्चों? सरकार की है। फिर मूल नियंत्रण किसका उदाहरण है? शिक्षा नीति, पर्यटन नीति, खेल नीति या फिर सरकार आर्थिक भूमिका? तो ये किसकी नीति है बच्चों? सरकारी आर्थिक भूमिका। वेरी गुड। चलिए,
किसानों के लिए आयोजन कौन किसानों के लिए योजनाएं कौन बनाता है? बैंक, सरकार, विद्यालय या फिर पड़ोसी? सरकार बनाती है, ठीक ना। हमारे लिए कोई भी योजना पड़ोसी बना सकता है क्या? नहीं। क्या हमको कल कहाँ क्या करना है नहीं करना है ये सब पड़ोसी बताएगा क्या? नहीं बताएगा, ठीक ना। ये सभी योजनाएं कौन बनाती है बच्चों? सरकार बनाती है, ठीक ना। चलिए, बेरोजगारी कम करने का काम सोशल मीडिया का है, सेना का है, फिल्म उद्योग का है या फिर सरकार? किसका काम है? तो यह सरकार का काम है, ठीक ना, कि बेरोजगारी को कम करे। फिर आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास आखिर कौन करता है? सरकार, बाजार, विद्यालय या फिर निजी कंपनी? तो आर्थिक असमान कौन करता है? सरकार करती है। वाह, सरकार को पहचान लिए, जिधर सरकार देखे वही है ना सरकार। बजट होता है खेल आयोजन, चुनाव तिथि, आय व्यय का वार्षिक विवरण या फिर सड़क मानचित्र? चलो, बजट का मतलब हो गया कि भैया कितना इनकम है और कितना खर्चा है, इसका वार्षिक विवरण देना ही क्या कहलाता है? बजट कहलाता है ना। चलो, सामाजिक समस्या आखिर इसमें से कौन है? व्यापार, गरीबी, खेल या फिर शिक्षा? तो सामाजिक समस्या का अगर बात करें तो सबसे बड़ी समस्या क्या है बच्चों? गरीबी, ठीक ना, जो कि पूरे समाज के लिए इसको ख़त्म करना। फिर बाल श्रम का मुख्य आखिर कारण क्या है? खेल, गरीबी, अमीरी या फिर पर्यावरण? तो बाल श्रम का मुख्य कारण क्या है बच्चों? गरीबी। गरीबी है ना, तब ना गरीब लोग रहेगा तभी तो वो जाके छोटा बच्चा काम करने जाएगा, नहीं तो अमीर घर का छोटा बच्चा जाता है क्या? कैसे नहीं जाता। अभी जितना भी फिल्म इंडस्ट्री में जितना छोटा छोटा बच्चा जो जाके कमा रहा है, काम कर रहा है, तो वहाँ क्या कर रहा है? कमा ही रहा है ना। तो काम ही न कर रहा है, वो वहाँ से लाखों रुपया जो ले रहा है वो तो कमा ही न रहा है। तो उसको वो बाल श्रम नहीं, उधर वो टैलेंट हो जाएगा। लेकिन गरीब का बच्चा अगर काम करने जाए तो उसको क्या कहते हैं? बाल मजदूर कहा जाता है ना। तो ये गलत है कि सही है बताओ? चलो, दहेज प्रथा का स्वरूप इसमें से कौन है? सामाजिक बुराई, विज्ञान, खेल या फिर शिक्षा? तो सामाजिक बुराई है, ठीक ना। दहेज लेना बुराई है। चलो, नशा किसे प्रभावित करता है? ठीक ना, मौसम, सड़क, स्वास्थ्य या फिर खेल? तो नशा किस चीज़ को प्रभावित? देखो, कहते हो कि दहेज लेना बुराई है, लेकिन हम जानते हैं सबके सब तुम लोग दहेज लेके ही जाओगे, ठीक ना। अपना ससुराल जब जाओगे ना तो लड़के लोग दहेज लेना नहीं छोड़ेगी, लेती ही। हाँ, बात सही है। देखो, ये लेगी ही लेगी। नहीं, दहेज लेना चाहिए का। फिर भैया मान ले बापा मैया तो भैया को सब ज़मीन जायदाद देवे करेंगे, तो तुमको बाद में फिर क्या देंगे? कुछ देंगे क्या? तो उससे पहले भैया जितना ज़मीन हो, जितना पैसा हो सके ले लो, है कि नहीं? क्या है कि मान लो तुम नहीं लेके जाएगी, लेकिन ये ज़रूरी है कि तुम्हारी जो ननद है वो बिना लिए जाएगी सो है। मान लो ससुराल जाएगी, फिर वहाँ पे ननद का भी शादी करना रहेगा, तो ज़रूरी है कि तुम्हारी ननद भी बिना ले जाएगी क्या? इसलिए दो लोग ही लोग हम जानते हैं। चलो, प्रदूषण किससे जुड़ा हुआ है? ठीक ना, पर्यावरण, वाहन, कृषि या फिर बाजार से? तो पर्यावरण किससे जुड़ा हुआ है बच्चों? प्रदूषण पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। वेरी गुड। क्या हो बाबू? अच्छा, वेरी गुड। अशिक्षा का परिणाम, हाँ, अशिक्षा का परिणाम क्या है? सामाजिक पिछड़ापन, वैज्ञानिक प्रगति या फिर? तो अशिक्षा का परिणाम क्या है बच्चों? सामाजिक पिछड़ापन, ठीक ना। लाइट कट गया है, कोई बात नहीं, फिलहाल हम लोग पूरा प्रश्न बना ही लेते हैं। लैंगिक भेदभाव का अर्थ आखिर क्या है? आर्थिक कर, खेल में भेदभाव, लड़का लड़की में असमानता या फिर जाति भेद? तो लड़का लड़की में असमानता, ठीक है बच्चों। फिर अंतिम प्रश्न है कि सामाजिक समस्याएं दूर होगी झूठ फैलाने से, जागरूकता व शिक्षा से या फिर असमानता बढ़ाने से या फिर हिंसा बना से? तो सामाजिक समस्याएं दूर किससे होगी बच्चों? जागरूकता और शिक्षा से, ठीक ना। तो हम लोग पूरा का पूरा राजनीतिक से जितना भी प्रश्न हो सकता था हम लोग बात किए, ठीक ना। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।